Okay, so let us go ahead with next question. If a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 किलोमीटर पर आवर in 20 seconds, it covers a distance of. तो आपको पता है according to the question, car at rest मतलब initial velocity 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो. दिस इज 1 जा, दिस इज 8 जा, so this is 40 मीटर पर सेकंड. वेरी गुड. एंड टाइम आपको दिया है 20 सेकंड. they're telling you, asking you what is the distance covered. Of course you know distance covered के लिए you can have s equal to ut plus 1/2 at square, but you don't know a. तो v इक्वल टू u प्लस एटी से v माइनस यू इक्वल टू एटी, a इक्वल टू v माइनस यू बाय t. मैं ये इक्वेशन डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा. u तो जीरो ही है, इनिशियल वेलोसिटी, हाफ a इज v माइनस यू बाय t, और यहाँ पे ये t स्क्वायर, t और t कैंसल, तो s इक्वल टू v माइनस यू इंटू t और डिवाइड बाय 2. So if you want, you can first solve for acceleration, then put there, or if you do this, एक t और एक t cancel हो जाएगा. So v minus u, what is v? 40. 40 minus 0 because u is 0 by 2, और टाइम कितना बोला है? 20 सेकेंड. तो 1 जा एंड 10 जा, 40 into 10 is 400 मीटर. ऑप्शन नंबर बी. तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व करना था. You can first find out a, then put a there, और a का फॉर्मूला वहां डाल दो, t कैंसिल कर दो, कैलकुलेशन becomes much more simpler. Next question, 23rd. The relation 3t equal to root 3x plus 6 describes the displacement of a particle in one direction where x is in meter and t is in second. The displacement when velocity is 0 is. And I am expecting most of you have not done this question, right? So एक बार हम देख लेंगे क्वेश्चन को भी. So you have two methods to solve this question. Method number 1, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो समझ लो. आपको टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया है. आपको पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी 0 होगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये आपको पूछा है. तो मेथड नंबर 1, एक आपको पता होना चाहिए, हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी? dx by dt. तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको यहां लाता हूं, तो 3t minus 6, या तो डायरेक्टली भी स्क्वायर कर सकते हो, आपके ऊपर है. इफ यू वांट टू डू डायरेक्ट स्क्वायरिंग, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 3t का स्क्वायर, इसका आ जाएगा a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 9t स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर रूट 3x का स्क्वायर मतलब 3x प्लस 2 इंटू रूट 3x प्लस 6. तो यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाले हैं. व्हाई? बिकॉज पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो. आपके पास अगर x है तो सिर्फ टाइम डेरिवेटिव लेके आपको मिल जाएगा वेलोसिटी. और जब मैं बोल रहा हूं कि x इस, ये आपको x ऐसा मिलना चाहिए, x इक्वल टू राइट हैंड साइड पे सब बाकी के टाइम के पैरामीटर्स, टाइम के टर्म सारे राइट हैंड साइड पे जाने चाहिए. तो थोड़ा सा डेरिवेटिव्स में आपको डिफिकल्टी होगी, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, होनी भी चाहिए, बिकॉज मैथ्स में आपने अभी तक सीखा नहीं है. तो डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट हियर. तो सबसे पहले आपको ये समझना, ओ अच्छा वेलोसिटी फाइंड करना है, मतलब dx by dt करना है, तो पहले x चाहिए. तो एक काम करो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, 3t minus 6 इक्वल टू रूट 3x. शिफ्ट करने से क्या हुआ, द मोमेंट आई टेक स्क्वायर तो डायरेक्टली x मिल जाएगा. यहाँ पे पहले हम स्क्वायर कर रहे थे, फिर रूट 3x प्लस 6 का स्क्वायर आ रहा था, फिर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो x 2-3 टर्म में आ जाएगा, जो नहीं चाहिए हमको. एक ही टर्म में x डायरेक्ट मिल रहा है, तो डू इट हियर. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. अब आपने जब इसको स्क्वायर किया यहाँ पे ऑन बोथ साइड्स, तो व्हाट यू विल गेट इज 3t minus 6 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 3x का स्क्वायर
a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू √3x का स्क्वायर इज जस्ट 3x, तो 3x मिलेंगे। डिवाइड बाय 3 कर लेंगे, डिवाइड बाय 3 करोगे, बाय द वे दिस इज 9t स्क्वायर माइनस, एक काम करो, ये आ गया 12, ओके 12t, और 3 को मैं अलग से रख रहा हूँ क्योंकि मुझे डिवाइड करना है 3 से, प्लस 36 इक्वल टू 3x डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 36 इक्वल टू x 12, वेरी गुड 12, गुड 36 बाय 3 इज 12, तो यह 12 आ जाएगा। नाउ आपके पास x मिल गया, तो वेलोसिटी क्या है, dx बाय dt, dx बाय dt, और x क्या है आपके पास 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12, पहले टर्म का डेरिवेटिव, वेरी गुड, 3 को डेरिवेटिव के बाहर रखो, t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, वेरी गुड, 12 को बाहर रखो और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस 1, और 12 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया हमारा, तो ये आ जाता है आपके पास 6t माइनस 12, ये आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन। आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो जब वेलोसिटी 0 होगा, तो इफ v is 0, तो 0 इक्वल टू 6t माइनस 12, मतलब 6t इज इक्वल टू 12, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब आपको ये पता लग गया कि कौन सा टाइम पे वेलोसिटी 0 है। आप कौन सा टाइम पे वेलोसिटी 0 है, तो फिर यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 में t की वैल्यू 2 डाल दोगे तो x मिल जाएगा, राइट, पुट t इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यू विल गेट x इक्वल टू 3 into 2 square minus 12 into 2 और प्लस 12, तो ये आ गया 4 into 3 12, दिस इज minus 24 plus 12, अल्टीमेटली 0, तो v is 0 when x is 0, मतलब इनिशियली द बॉडी वाज एट, गलत, टाइम 0 है क्या, हाँ, तो it is not initially 0, it is when the particle is at origin, then it is 0, टाइम 0 नहीं है यहाँ पे। ये था मेथड 1, मेथड 2 भी कर सकते हो, मेथड 2 थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा है, so method 2 is little bit more mathematical but it is simple। start directly from this equation, क्या इक्वेशन है आपके पास 3t और √3x मतलब 3x रेज़ टू हाफ, और यहाँ पे प्लस 6। अब इस स्टेज में सबको पता है v is dx by dt, तो मैं काम करता हूं, मैं दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, यू टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x on both sides, अभी आ जाएगा आपका 3t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3x रेज़ टू हाफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6, 3 कांस्टेंट आउटसाइड, dt बाय dx, इसको 0 मत बोल देना, आप बोलोगे वो x नहीं है, तो अरे पर टाइम और x में रिलेशन है, मतलब टाइम इज अ फंक्शन ऑफ x, तो 0 नहीं होगा वो। हाँ, अगर ऐसा होता टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, फिर आप बोलते dt बाय dx इज 0, लेकिन हमको जो इक्वेशन दिया है टाइम x पर डिपेंड करता है, तो वो 0 नहीं होगा। अब दिस इज इक्वल टू, डू यू रिमेम्बर मैंने आप लोगों को f of x रेज़ टू n का डेरिवेटिव बताया था, f of x रेज़ टू n का डेरिवेटिव मैंने बताया था n, f of x रेज़ टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। अब हमारे पास जो f of x है वो एक्चुअली 3x है रेज़ टू हाफ, है क्या 3x रेज़ टू हाफ, यस, तो अप्लाई n की वैल्यू
हाफ 3x रेज टू हाफ माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, ये पता होना चाहिए. दिस इज हाफ, दिस इज माइनस हाफ, दिस इज 3. वेरी गुड. तो क्या आया 3/2 3x रेज टू माइनस हाफ. तो क्या आएगा यहाँ पे 3/2 3x रेज टू माइनस हाफ, और ये 0 क्योंकि 6 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा. वेरी गुड, यहाँ तक आ गया. अब एक काम करो, एक सिंपल सा काम करो, ये याद रखना. व्हाट इज dt by dx? व्हाट इज dx by dt? तो व्हाट इज dt by dx? 1 अपॉन वेलोसिटी. वेरी गुड. तो 1 अपॉन वेलोसिटी ही. तो याद रखना यहाँ पे आपके पास आया 1 अपॉन वेलोसिटी इंटू 3, तो ये आएगा 3 अपॉन वेलोसिटी. 3 अपॉन वेलोसिटी इक्वल टू, वहां पे क्या है 3/2 और 3x रेज टू माइनस हाफ था, तो नीचे आके ये और ये कैंसल. वेरी गुड. रेसिप्रोकल ले लिया तो v इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू एक्स रेज टू हाफ. बराबर. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि वेलोसिटी कब जीरो होगा, मतलब कौन से डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी जीरो होगा. अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो वेलोसिटी जीरो होगा क्या? नहीं. 2 डालता हूं तो जीरो होगा क्या? 1.5 डालता हूं जीरो होगा क्या? तो कब जीरो होगा? x इक्वल टू जीरो. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन, only from this equation you can say, therefore from this equation we see that, do you see? Yes. So we see that, what do you see is v is 0 when x is 0. तो ये मेथड नंबर 2. तो पहले मेथड में क्या किया हमने? पहले मेथड में हमने रिस्क नहीं लिया दादा, हमने x एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा, फिर हमने v dx by dt करके हमने v इक्वल टू 60 माइनस 12 लिखा है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो डाली. कब जीरो हुआ वेलोसिटी? टाइम 2 सेकेंड पे. फिर हमको टाइम मिल गया कि हाँ 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो है, तो t इक्वल टू 2 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x के इक्वेशन में, और x भी मिल गया 0. ये था मेथड 1. थोड़ा लंबा है बट इट इज इजी. मेथड नंबर 2, डायरेक्टली मेक अ रिलेशन ऑफ v एंड x. हमने पहले x एंड t, फिर v एंड t. x का रिलेशन t के साथ, फिर v का रिलेशन t के साथ, फिर v के लिए 0 डाल के t इक्वल टू 2 निकाला, फिर 2 की वैल्यू वापस से x में. थोड़ा लंबा था. यहाँ पे हमने क्या किया, जो इक्वेशन दिया है डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लो. आपको सीधा सीधा v और x का रिलेशन मिल गया. जब x 0 होगा तभी v 0 होगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. So done. When v is 0 only if x is 0. So option number B. So this is how you can solve this question. So there are two methods of solving this. Next question. A constant force acts on a body of mass 0.9 kg at rest for 10 seconds. If the body moves the distance of 250 meter, the magnitude of force is. सिंपल क्वेश्चन है. आपको मास दिया है, आपको टाइम दिया है, आपको डिस्टेंस कवर दिया है, और आपको फोर्स पूछा है. तो यू शुड नो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन के दो इक्वेशन बन सकते हैं. एक तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, राइट है ना. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो v minus u equal to at. So a equal to v minus u by t. Now depends on what is given to you. Do you know what is final velocity? No. Do you know what is initial velocity? Yes. It starts from rest बोला है और 10 seconds. तो फिर भी सॉल्व नहीं होगा. s equal to ut plus 1/2 at square. तो आप ऐसा कर सकते हो. You can start with s equal to ut plus 1/2 at square. u 0 है तो s equal to half at square. तो a equal to 2s upon t square, राइट. तो ये सिर्फ आपको फोर्स निकालने के लिए इतना ही करना है. इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट करना है. Therefore from 1 and 2
हाँ, आपको पहले यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई प्रिफर डूइंग दिस। m इंटू ए है आपके पास 2s बाय टी स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि समटाइम्स कैलकुलेशन बिकम्स सिंपल, समटाइम्स, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, कभी कभी होता है। 0.9 मतलब 9 इंटू 10 पावर माइनस 1 इंटू 2 इंटू एस कितना 250 अपॉन टाइम कितना था 10 सेकेंड, उसका स्क्वायर कितना 100, 10 पावर 2 मतलब। अब देखो क्या है, दिस विल गो अप, मतलब 10 पावर माइनस 2 और माइनस 1। एक काम करते हैं, इसको और इसको पहले ही उड़ा देते हैं, है ना। 250 इंटू 10 पावर माइनस 1 मतलब 25। हाँ गुड, तो पहले से ही मैंने कैंसिल कर दिया, तो इट इज गुड। तो अब ये आ गया आपका 25 टू जा 50, 59 जा 450, 450 और 10 पावर माइनस 2 ऊपर, 450 इंटू 10 पावर माइनस 2 मतलब 4.5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle starts from rest, accelerates at 2 meter per second square for 10 seconds, and then goes for constant state for 30 seconds, मतलब total 40 seconds हो गया, पहले 10 अगले 30, and then deaccelerates at 4 meter per second square till it stops. What is the distance traveled by it? So by the way, ये क्वेश्चन इजी है, और थोड़ा सा आई वांट यू टू नाउ बी लिटिल क्विक इन कैलकुलेशंस। आपने किया ही होगा, मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड स्लोप वाइज। स्लोप वाइज मतलब बताता हूँ। पहले तो एक काम करो, टाइम एक्सिस यहाँ पे सेट कर लो और यहाँ पे वेलोसिटी एक्सिस सेट कर लो। आपको बोला है कि पहले 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन हुआ, तो 10 सेकेंड, ओके। देन यू हैव अप टू 30 सेकेंड कांस्टेंट, मतलब 0, 10, 10 प्लस 30 40। उसके बाद डी एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। यू नीड टू नो एक्सेलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी एक्सेलरेशन उसका डबल है, मतलब जितना फास्ट वो जीरो से टॉप स्पीड पे गया होगा, उसके हाफ टाइम में वो जीरो पे आया। हाफ टाइम मतलब अगले 5 सेकेंड, मतलब यहाँ पे आ गया 45। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू रिलेट फिजिक्स विद द रियल लाइफ। 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन और 4 मीटर पर सेकेंड का डी एक्सेलरेशन। 10 सेकेंड में अगर टॉप स्पीड गया है तो जीरो आने के लिए अभी 5 ही सेकेंड लगेंगे। तो उसके बाद टॉप स्पीड हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, बाय द वे वी विल डू इट, बट जस्ट लेट अस ड्रॉ दिस मच ऑफ ग्राफ। ओके गुड, आई एम लिटिल लेजी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा टाइम पास, तो मैं ऐसा एक्सटेंड कर लेता हूँ। एंड देन आई विल ड्रॉ a straight line here, good, showing constant part। तो ये constant part आ गया, यहाँ पे 10 था और यहाँ पे कुछ तो 40 40 था नहीं तो। ओके, एनीवेज, देन what is the top speed it achieves? How do you find the top speed? V equal to u plus at। 0, a कितना 2, कितना टाइम, मतलब कितना 20 मीटर पर सेकेंड का टॉप स्पीड। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 20, ऑफ कोर्स इट इज इन मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता लग गया, और ऑफ कोर्स यू नो कि ये 10 सेकेंड है, तो आपको क्या फाइंड करना है बाय द वे? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। उसके बाद ये डी एक्सेलरेशन का ग्राफ है, और जितना फास्ट एक्सेलरेशन होगा उसका डबल, हाँ मतलब उसके डबल रेट से डी एक्सेलरेशन हुआ, मतलब ये जो भी ट्राइंगल का एरिया आएगा उसका हाफ वहां पे आएगा, हाफ ही आएगा ना। क्यों? व्हाट इज टाइम? हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना है 10, यहाँ पे बेस कितना है 5, हाइट तो दोनों में सेम है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये 100 आया तो वो 50 आएगा, और वैसा ही होगा, इट इज सेम, इट इज गोइंग टू बी 150। तो ऐसा है। नाउ डू यू रिमेंबर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको होता है डिस्टेंस। तो अगर मैंने ये एरिया निकाल लिया, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 10, हाइट 20, हाइट इज 20, 20 इंटू 10 इज 200, उसका हाफ 100, तो ये आ गया 100 मीटर। मतलब ये जब पार्टिकल
एक्सेलरेट कर रहा था तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100। ये 100 तो ये 50, क्योंकि हाफ आएगा सीधा सीधा। और ये कितना है? 30। 40 - 10 मतलब ये 30 सेकेंड है। और ये कितना है? 20। तो 1360, 30 दिस इज 600 मीटर। तो यहाँ पे जब कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा था तो 600 मीटर कवर किया, जब एक्सेलरेट हुआ था तो 100 मीटर कवर किया। अब जब ब्रेक मार दी, डीएक्सेलेरेशन है, तो फिर 50। 100 प्लस 600 प्लस 50 कितना आ गया? 750। बेसिक आइडिया ओनली इज दिस कि एक बार आपको v की वैल्यू मिल गई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए दिया है, t दिया है, v 20 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। पहले 10 सेकंड के लिए वेलोसिटी 0 से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड तक, राइट। फिर अगले 30 सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर डी एक्सेलरेशन विद अ डबल रेट ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि पहले 10 सेकंड में अगर एक्सेलरेशन हुआ है, मतलब 0 से कांस्टेंट टॉप स्पीड तक जाने के लिए 10 सेकंड लगे, तो ब्रेक मारने से रुकने तक आपको 5 ही सेकंड लगने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइम एक्सिस पे देख लो, 0 to 10 एक्सेलरेशन, देन 30 सेकंड के लिए कांस्टेंट स्पीड, देन 5 सेकंड के लिए डी एक्सेलरेशन। तो यू हैव 0, 10, 40, 45 मार्किंग ऑन द टाइम एक्सिस। यहाँ पे 20 है। तो आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको देता है डिस्टेंस कवर्ड। इसका डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट 100, ये 100 तो वो 50, और दिस इज rectangle, so 20 into 30 600, 100 plus 600 plus 50, 750. This is how you are supposed to solve this question. Agla question, the engine of a motorcycle can produce a maximum acceleration of 5 meter per second square. Its brakes can produce a maximum retardation of 10 meter per second square. ये भी वही केस है, acceleration 2, retardation 4, acceleration 5, retardation 10. What is the minimum time in which it can cover a distance of 1.5 kilometer? अब यहाँ पे I know most of you must have faced problem here, but there is a standard formula. पर वो फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को मैक्सिमम रिटार्डेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम ये वर्ड यूज हुए होंगे तो ही वो फॉर्मूला यूज होता है। सो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस कवर्ड इज हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, half at square for a body starting from rest. Do you remember s equal to ut plus 1/2 at square? अब ये अल्फा जो है ये है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और ये जो बीटा है ये है मैक्सिमम रिटार्डेशन। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और एक बार आप चेक भी कर लो, डायमेंशनली चेक कर लो। कैसे? हाफ एटी स्क्वायर होता है क्या डिस्टेंस, मतलब ये ए होना चाहिए। एक्सेलरेशन इनटू एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन स्क्वायर, एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन इज ओनली एक्सेलरेशन, मतलब डायमेंशनली करेक्ट। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कब यूज होगा? जब ये वर्ड्स मैक्सिमम एंड मैक्सिमम, ये वर्ड होने चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम रिटार्डेशन, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। बट इन दिस केस डिस्टेंस तो दिया है और टाइम पूछा है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस कितना दिया आपको? 1.5 किलोमीटर। ये ऐसा यूनिट है क्या? नहीं, 1500 मीटर। 1500 मीटर इक्वल टू हाफ अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू 10 अपॉन 5 प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर। तो अब दिस इज इक्वल टू 1500 इक्वल टू दिस इज 25, 50 by 2 इज 25, 25 by 15, नीचे 15 आएगा, यस 15 आएगा, और ये आपका आ गया टी स्क्वायर। सॉल्व करो, यू नो दिस इज 1 जा एंड दिस इज 60 जा, 25 1 जा इज 25, 6 जा इज 150, तो 60 जा। अब यू नो ए और भी सिंपल है, 60 को पता है कैसे लिख सकते हो? 15 into 4, और ये 15 वहां पे गया, बराबर, मतलब ये आ गया आपका 15 into 15, मतलब 15 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू
टी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, टी इक्वल टू 15 इंटू 2, क्योंकि स्क्वायर रूट लूंगा तो 15 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट वापस से 15 आएगा, 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट वापस से 2 आएगा, तो कितना टाइम 30 सेकेंड है क्या 30 सेकेंड ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। Next question. A car starts from rest and moves with a uniform acceleration on a straight road for time 0 to capital T. हम एक गाड़ी है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम कैपिटल T. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है यूनिफॉर्मली, पहले एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, तो फिर 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, so on so forth. After that, a constant deceleration brings it to rest. In this process, the average speed of the car is. तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है और डीएक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है। रेस्ट से स्टार्ट होकर टॉप स्पीड पे गया, टॉप स्पीड से वापस से रेस्ट पे आया, तो इन दिस प्रोसेस द एवरेज स्पीड ऑफ द कार is. So as I told you once, average speed find करने के लिए normally what you should know is total distance by total time. So all of you have done this question by the same method I expect. तो आपको यहाँ पे total distance by total time करना है, तो total distance upon total time, और ये तो easy है बिकॉज आपको सिर्फ दोनों केसेस में डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, दैट्स ऑल यू आर गोइंग टू डू। तो दोनों केसेस में यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, s1 एंड s2 मतलब। सो बाय द वे लेट अस से पहले केस में डिस्टेंस कवर्ड वाज s1, दूसरे केस में s2 और टाइम इज t1 एंड t2। देन यू मस्ट हैव डन दिस कि केस 1 लेके आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी इज 0, टाइम फॉर व्हिच इट इज एक्सेलरेटिंग इज t और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए a, तो s1 इक्वल टू ऑफ कोर्स s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर यूज करोगे, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर यूज करोगे, s1 मिल जाएगा यहाँ से 0 और दिस इज सॉरी s1 इज 0 प्लस हाफ a, t इज कैपिटल T स्क्वायर, तो आपको मिल गया s1, यू हैव s1 हियर। ये हो गया केस 1 खत्म। आफ्टर दैट अ कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन ब्रिंग्स इट टू रेस्ट, मतलब अभी केस 2 का जो वेलोसिटी आपने लिया होगा, वेलोसिटी ऑफ केस 2 इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ केस 2 इज व्हाट इज u2, इट इज फाइनल ऑफ प्रीवियस केस। ओके, देन आगे हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। ए बी रिटार्डेशन है तो a इक्वल टू माइनस ए। ओके, आगे s2 इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू ओके v2 स्क्वायर इक्वल टू u2 स्क्वायर माइनस 2as माइनस बिकॉज देयर इज रिटार्डेशन। ओके, गुड, गुड बट नॉट गुड। व्हाई नॉट गुड? ये प्लस लगना आखिरी में अपने आप a नेगेटिव आता है, this is 0, u2 is v1, but what is v1? Did you find v1? 80, कैसे 80? v1 इक्वल टू u1 प्लस a t1, तो v1 इक्वल टू 0 प्लस a कैपिटल T, तो a t, तो 80, तो यह आ जाएगा a t का स्क्वायर प्लस 2as, हाँ 2as, s2 तो फाइंड ही करना है s2, तो इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 0 इक्वल टू a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2as2, फिर s2 2as2 इक्वल टू माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर, a कैंसल हो गया, तो s2 इक्वल टू माइनस at स्क्वायर बाय 2, राइट? Now there is a problem here. What is the problem? ये और ये 0,
एग्जैक्टली, नॉट डिफरेंट। आप बोलोगे जैसे शी सेड कि दिस इज डी एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाई यू पुट माइनस। माइनस डालना भूल गए तो आखिरी में बोल देना नेगेटिव साइन कम्स हियर फ्रॉम डी एक्सेलरेशन, सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज प्लस। या तो यहाँ पे नेगेटिव डालो, अगर यहाँ नहीं किया तो ये समझना है आपको कि यहाँ जो माइनस आ रहा है वो इन रियलिटी इज ओनली बिकॉज दिस इज रिटार्डेशन केस। तो ये आ गया आपके पास, राइट। तो अब इसके आगे क्या किया आपने, ये फॉर्मूला यूज किया। डिड यू यूज दिस फॉर्मूला? यू हैव S1, you have S2. What is S1 plus S2? हाफ AT स्क्वायर प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाउ मच? अरे हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1, तो AT स्क्वायर। और टाइम कितना लिखोगे नीचे? हाँ, लेकिन कितना? कैपिटल T प्लस कैपिटल T। पहले केस में 0 से कैपिटल T तक हो रहा था एक्सेलरेशन, तो T1 इज इक्वल टू कैपिटल T। व्हाट इज T2? व्हाट इज T2? Yes. So T1 is 0 to T, exactly T, right? Why T by 2? क्वेश्चन पहले तो समझा ही नहीं है आपको। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन अ रोड फॉर टाइम 0 टू कैपिटल T, ओके। आफ्टर दैट, मतलब पहले केस का तो कैपिटल T लेना पड़े, उसके बाद कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन ब्रिंग्स इट टू रेस्ट। कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन ब्रिंग्स इट टू रेस्ट। तो कितने टाइम के बाद रेस्ट पे आएगा? एग्जैक्टली, क्यों सेम टाइम? बिकॉज एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आर द सेम। आपने दोनों केस में एक में माइनस ए लिया क्या? यहाँ पे ऐसा किया कि 2 and 4, 5 and 10 ऐसा किया, a and 2 किया क्या? नहीं। तो जब दोनों केस का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब वहां पर सिर्फ नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो टाइम फॉर विच इट विल कम टू रेस्ट विल बी द सेम। तो t प्लस t कितना आएगा यहाँ पे? 2t। एक और एक कैंसल, तो कितना आया? यही आंसर मिला आप सबको? यस, क्लियर? जिनके अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है डाउट, बिकॉज आई कैन सी सम डाउट्स हियर, तो लेट अस मेक इट क्लियर। क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल है। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर टाइम कैपिटल T। 0 से कैपिटल T मतलब कैपिटल T, ओके। तो S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर अप्लाई करके S1 मिल जाएगा आपको 0, क्योंकि U इज 0, हाफ AT स्क्वायर, तो S1 मिल गया। हमको एवरेज स्पीड निकालना था, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमको एक्सेलरेशन जब हो रहा था तब का डिस्टेंस कवर मिल गया। तब का डिस्टेंस कवर मतलब क्या मिल गया आपको? इन रियलिटी दिस पार्ट, ये वाला पार्ट। अब इसका अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो वो भी कर सकते हो, बट दिस इज वेरी सिंपल। तो डायग्राम इज वेरी वेरी सिंपल हियर इन दिस केस, ओके। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? सिंपल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लीनियरली, मतलब ऐसा है कि VT ग्राफ से आपको मिलेगा, यह आ गया आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यह आ गया आपका कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन। तो दिस पार्ट हियर इज 0 टू कैपिटल T, और क्योंकि डी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही था, सेम वैल्यू यहाँ पे a, तो यहाँ पे माइनस दिख ही रहा है। स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज नेगेटिव, तो ये 2t ही आने वाला है। व्हाट इज टोटल टाइम? 2t। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे तो भी होगा ना एरिया ऑफ ट्राइंगल से। यू नो व्हाट इज a? नहीं पता तो कर लो, अदरवाइज आई टोल्ड यू फाइंड डायरेक्टली S1। तो S1 दिस इज हाफ AT स्क्वायर। मैं इतना टाइम स्पेंड इसलिए कर रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड नाउ कि हैज टू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहले पार्ट का आपने डिस्टेंस कवर निकाल लिया, उतने ही डी एक्सेलरेशन है। जब उतना ही डी एक्सेलरेशन है तो इसका डुप्लीकेट ट्राइंगल बनेगा, रेप्लिका डुप्लीकेट, तो हाफ AT स्क्वायर, तो वो भी, तो टोटल डिस्टेंस इज AT स्क्वायर, टोटल टाइम इज 2t, ये तो लिखा ही है नीचे। तो व्हाट इज AT स्क्वायर बाय 2t?
80 बाय, तो इतना करना ही नहीं था, ग्राफ से ही क्वेश्चन खत्म हो रहा था, जस्ट बाय लुकिंग एट ग्राफ। ओके डन। और अगर आपको ये कैसे आया ये नहीं पता तो और एक मेथड है, s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT² नहीं कर पाओ तो और एक मेथड भी है, फाइंड आउट v। व्हाट इज v? u प्लस AT, और u कितना 0, AT, a इंटू कैपिटल T बराबर, मतलब आपको ये वैल्यू मिल गई यहाँ पे, a इंटू कैपिटल T। हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ बेस। व्हाट इज बेस? T। हाफ बेस इंटू हाइट इज 80, आ गया क्या हाफ AT² वापस से? यस, दिस इज मेथड नंबर 2। और ये ट्राइंगल और वो ट्राइंगल सेम, सिर्फ एक्सेशन एंड देन डी एक्सेशन। व्हाट इज टोटल एरिया? 80² डिवाइड बाय टोटल टाइम 2t, हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग यू कौन सा मेथड किया, कौन सा मेथड किया। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड आस्किंग यू व्हाट मेथड यू यूज्ड। Next question. An object accelerates from rest to a velocity of 27.5 in 10 seconds. So v equal to u plus at. U is 0. So v equal to at. T is equal, T दिया है आपको, a मिल जाएगा, a आपको यहाँ से मिल जाएगा, a is simply v by t from here. Okay. तो ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट गोइंग टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ 27.5, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स। नेक्स्ट 10 सेकंड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगले 10 सेकंड्स में बोला है। तो हाउ डू यू सॉल्व दिस? यू विल हैव टू से s2 इक्वल टू u2t प्लस 1/2 at²। अब याद रखना ये u2 मतलब पहले केस का इनिशियल स्पीड, तो लिख देता हूं मैं u2 इज v1 पहले केस का इनिशियल t प्लस हाफ, ये a भी आपको यहां से मिलेगा, तो दिस इज नथिंग बट v1 बाय t और ये t²। गुड। तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। एक और एक कैंसल, 1 प्लस हाफ इज 3/2, 3/2 v1 t। तो s2 इक्वल टू 3/2 v1 इज 27.5, t इज 10 सेकेंड। ऐसा भी कर सकते हो, और अदरवाइज यू हैव अनदर ऑप्शन। व्हाट एल्स यू कैन डू इज लंबा मेथड जो आप हमेशा से करते आए हो, एंड दैट इज यहां से a फाइंड करो v by t 27.5/10, तो ये आपको मिल जाएगा a। फिर आप वही करोगे जो मैंने किया, ut प्लस 1/2 at²। फिर u2 की वैल्यू v1 है और v1 की वैल्यू 27.5 है और t की वैल्यू 10 है प्लस हाफ 27.5/10 है और ये 10² है, मतलब मैंने भी वही किया था। So you have to do this also. तो जो भी आंसर आएगा that will be your final answer. If I'm not wrong, it is 412.5. हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। पहले केस से हमको a मिल गया, वो a की वैल्यू हमने दूसरे केस में सब्स्टिट्यूट कर दी। दूसरे केस का इनिशियल वेलोसिटी पहले केस का फाइनल होगा। So that's it for today.